अस्सलामुअलैकुम, आई एम मस्तन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर आज का जो टॉपिक आई विल टीच केमिस्ट्री जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है और केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी? पहले केमिकल रिएक्टिविटी को आप देख लें कि केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है। दो सब्सटेंस का आपस में मिलाप, कोई भी सब्सटेंस किसी भी मटेरियल से जब मिलता है तो कोई ना कोई रिएक्शन वो प्रोड्यूस करता है, वो कहलाएगा केमिकल रिएक्टिविटी। यानी हर सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई रिएक्टिविटी का रेट होता है, केमिकल रिएक्टिविटी का कोई रेट होगा। रेट का मतलब कोई रिएक्शन फास्टली हो रहा होगा, कोई रिएक्शन ऐसा होगा जो स्लोली होगा। बट सारे तमाम के तमाम केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या हो रही होती है, रिएक्टिविटी हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो उसके लिए हम चंद एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, स्लो है, यानी जो है वो स्लो जा रही है, वो फास्ट जा रही है। तो अगर मैं आयरन को, आपको पता है लोहे को पानी में डाल दें तो अचानक से जंग नहीं लगता, एक ही रिएक्शन होता है लोहे का। तो रिएक्शन क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, आपको पता है क्रूजन हो जाता है। अगर मैं लोहे को डालूं पानी के अंदर तो वो अचानक से सडनली नहीं होगा, ये काम स्लोली होगा। तकरीबन इस काम को हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे। तो लोहे का जो रिएक्शन है वो क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। जबकि अगर मैं सोडियम को वाटर के अंदर डाल दूं तो अचानक से इसमें आग लग जाएगी। आग लग जाने का मकसद क्या है, सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, फास्टली रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आयरन। इसलिए क्या हो रहा है, चंद सेकंड भी नहीं लगता, आप सोडियम को वाटर के अंदर डालो, उसमें से फ्लेम निकलेंगे, यानी उसमें से धुआं निकलेगा और आग लग जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सीजियम को डालते हैं वाटर के अंदर तो सीजियम क्या है, बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्शन करेगा एज़ कम्पेयर टू द सोडियम। सोडियम में आप देख रहे थे कि धुआं निकल रहा था, ठीक है, आग लग रही थी। ये ना सिर्फ आग लगेगी बल्कि जिस बर्तन में रखा है वाटर उसको भी क्या कर देगा, ये ब्लैक कर देगा, नहीं उसको भी जला देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सीजियम जो कि मेटल है इसका ज़्यादा है, सोडियम का एज कम्पेयर कम है सीजियम के मुकाबले में, बट एज कम्पेयर आयरन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। यानी तमाम के तमाम सब्सटेंस जिसके अंदर सब्सटेंस होते हैं जो अगर मेटल से रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उस मेटल या मटेरियल से रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई क्या हो रही होती है, रिएक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी आपने डिस्कस कर लिया और अब जो हमने पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेटल क्या होते हैं आपको पता है, जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो मेटल कहलाता है और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती वो नॉन मेटल कहलाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला जो होता है वो मेटल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, गेन कर लेता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो कहलाता है मेटल कहलाता है। वो कौन से सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उसके बारे में हम चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको इससे पहले पिछली वीडियोस में रिकॉर्ड करके दिया था, पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करते हैं और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जो आज हमें डिस्कस करना है वो मेटल का है। मेटल एक्चुअली क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लॉस कौन सा मेटल करेगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्या बना लेंगे, कैटायन को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, डोनेट कर देना। जब इलेक्ट्रॉन कोई मेटल डोनेट करेगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किसकी, सोडियम की, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के लिए हम सबसे पहले एक सोडियम का एटम का शेप बनाते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है। एक सोडियम का एलिमेंट जो कि आपको ऑलरेडी पता है
कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। यानी इसके पास टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, जो कि आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। सेकंड शेल में आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अब जो बचा, कितने बचे 11 में से, 11 में से अगर बात करें 2 और 8 10 हो गए और 1 बचा। तो आखिरी शेल में जो कि वैलेंस शेल कहलाता है, इसके में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव नेचर क्यों आया, वो इस वजह से आया क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन थे, क्योंकि नेचुरल होता है कोई भी एटम जिस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बराबर है। इसके ऊपर सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो उस सूरत में हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होगा। इसका मतलब क्या है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। तो सोडियम क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो प्रोटॉन जो हमारा सोडियम है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहलाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो क्या बनता है, वो केटायन बनता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या बनता है, वो एनायन बनता है। ये तो ऑलरेडी पता है, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। केमिकल बॉन्ड में भी आपको पढ़ा चुका हूँ और पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूँ केटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स, अच्छा बात की मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन ज़्यादा तो उस पर क्या चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो, ठीक है। कैटायन क्या होता है, आपको पता है कैटायन क्या होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कुछ होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो कौन से मेटल होंगे जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और वो कौन से मेटल होंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बात करूं आपको, या पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा चुका हूं, पीरियोडिक टेबल क्या है कि पहले वाले जो नंबर्स हैं, पहले वाले रो है वो अल्कली मेटल कहलाती है, दूसरी वाले अल्कलाइन मेटल, आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, इनमें नॉन मेटल्स भी और मेटल्स भी हैं और ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाली वीडियो से बता चुका हूँ। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप बन रहा है और ये पीरियड बन रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर ग्रुप से, तो ये इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा एलिमेंट्स के डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये कि Li जो कि लिथियम है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका, सोडियम का। वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, पहले हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, वो कम है, जबकि सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिथियम। वो ऐसा क्यों है, अगर हम बात करें कि अगर 2 शेल की बात करें तो लिथियम का जो नंबर है वो आपको पता है, लिथियम का 3 नंबर है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बनाएगा। वो इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, करीब है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर करीब है। तो न्यूक्लियस का करीब होने की वजह से इसका रेडियस क्या है, कम है। तो रेडियस कम होने की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, ये कम है। जिसका रेडियस बढ़ता जाएगा, इंक्रीज द रेडियस या इंक्रीज द एटॉमिक साइज, एटम का एटॉमिक साइज जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मेटल का। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिपेंड करता है और इंक्रीज कैसे होता है, डाउन द ग्रुप। किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, एटम के एटॉमिक साइज पे। वो कैसे, क्योंकि लिथियम सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। उसने क्या करा था, 2 1 और 2 8 और 10, 2 8 10 10 और 11। इसका जो एटॉमिक साइज था सोडियम का यानी Na का, वो ज़्यादा था, जबकि Li का जो लिथियम का एटॉमिक साइज है वो क्या है, वो रिड्यूस हो रहा है।
तो रिड्यूस होने की वजह से न्यूक्लियस क्या है, करीब आ रहा है। तो रिड्यूस जिसका एटॉमिक साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, नेचर उसका कम होगा, जबकि जिसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिपेंड करता है किस पर, साइज ऑफ द एटम पर, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद आखिर आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि सोडियम, मैंने एल्यूमिनियम यानी एल बनाया हुआ, सिंबल एल्यूमिनियम का है, और मैग्नीशियम का सिंबल है जो कि Mg बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैग्नीशियम का, आप बताएंगे मुझे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, ठीक है, या कम है, किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होता है और किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, ये कम होता है। तो आपने ये बताना है मुझे इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, ज़्यादा है और किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है। एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम की अगर बात करूँ तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि आप बोलेंगे कि भाई सोडियम का और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज क्या है, वो तो बराबर है, जाहिर सी बात है बराबर है, क्योंकि शेल उसमें आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, दोनों का बराबर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, वो शेल के श्रिंक होने की वजह से इसका साइज कम हो रहा है, यानी शेल सिकुड़ रहा है। तो साइज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो शेल का जो साइज है, इसका जो ये शेल है, आखिरी शेल, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो शेल रिड्यूस होने की वजह से इसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। जिसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, जबकि मैग्नेट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, और मेटल जो होते हैं तमाम के तमाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। पीरियोडिक टेबल आपको ऑलरेडी पता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जिसके ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स से जो 2 रोज बनी हुई है, ये अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और इसके अलावा ये जो है ग्रुप बी, ये ग्रुप बी के एलिमेंट्स है जो कि कहलाते हैं मेटल्स, और इसके अंदर नॉन मेटल्स मौजूद हैं जो कि ग्रुप ए के हैलोजन मेटल्स हैं और नोबल गैसेस हैं, और ये 7 ग्रुप के कहलाते हैं हैलोजन एलिमेंट्स। तो ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया शुरू में केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, और उसके बाद हमने मेटल के बारे में तवील डिस्कस किया। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।